रही शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पूरी दुनिया यह जानना चाहती है क्या यह जंग रुकेगी या यह जंग फिर शुरू हो जाएगी। हालात क्या हैं? अब की बात बम की बरसात अटकी, बात कैसे अटक गई है यह आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए जरा, अमेरिका ने फिर ईरान के एक जहाज पर कब्जा कर लिया है। हॉर्मुज के समंदर में अमेरिका के वॉरशिप सक्रिय, और कल एक ईरान के जहाज पर कब्जा किया था। यह आज की तस्वीर है। यह अमेरिकी हेलीकॉप्टर देखिए वॉरशिप से उड़े। ये अमेरिकी सोल्जर बैठे हेलीकॉप्टर में, उसके बाद देखिए वॉरशिप से हेलीकॉप्टर उड़ा है। एक ईरान जाने वाले जहाज पर हेलीकॉप्टर रुका और अमेरिका की सेना उतर गई उस जहाज पर और कब्जा कर लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अमेरिकन वॉरशिप जो हॉर्मुज में तैनात है, वहां से हेलीकॉप्टर में भर के सेना गई है और अमेरिकी सेना देखिए इस वेसल पर उतर गई है। और एक और ईरान जहाज अब अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका क्या ईरान को भड़का रहा है ऐसा करके? सीजफायर की डेडलाइन खत्म हो रही है और बात की बजाय धमाके और धमकियों की बरसात होने लगी है। 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने ईरान से जुड़े एक और जहाज पर कब्जा कर लिया। पहले ईरानी जहाज पर गोलीबारी कर कब्जा किया था, लेकिन इस बार तो बिना हमले के खुफिया तरीके से जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। ईरान ने कह दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा, दुश्मन से इंतकाम लेगा। तो क्या ट्रंप का ये एक्शन जंग की आग और भड़काएगा और उस पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर देगा जो जंग रुकवाने के बड़े बड़े दावे कर रहा है? अब देखिए सवाल यह कि आखिर अमेरिका क्या चाहता है। ये देख रहे हैं शिप पर उतरे हैं अमेरिकी जवान, और उसके बाद ये देख रहे हैं कंटेनर से भरा हुआ शिप था, ईरान जा रहा था, और किस तरह से जहाज से उतरे और इस पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने 24 घंटे के अंदर एक और ईरान से जुड़े जहाज पर कब्जा किया है। बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका ने तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने, पेंटागन ने कहा है कि सीक्रेट ऑपरेशन कर जहाज पकड़ा गया है। अमेरिका को खबर मिली कि एक तेल टैंकर ईरान को मदद पहुंचा रहा है। टिफानी नाम के इस जहाज को अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट कर रखा था। पहले भी यह ईरान और अमेरिका के बैन देशों को तेल भेजता था। बोत्सवाना का यह जहाज पहचान छिपाने के लिए अपने झंडे बदल लेता है, लेकिन अमेरिका के नेवी कमांडो और खुफिया विभाग को जानकारी मिल गई। फिर अमेरिकी कमांडो अचानक समंदर में उस तेल टैंकर पर उतरते हैं और जहाज और उसके क्रू को संभलने का मौका तक नहीं देते। पेंटागन ने कहा है कि बिना किसी हिंसा के ईरान से जुड़े जहाज पर हमने कब्जा कर लिया है। अमेरिकी कमांडो ने यह ऑपरेशन लाल सागर या हॉर्मुज खाड़ी में नहीं किया है, बल्कि ईरान से हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर पर श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। अब देखिए जहाज के ऊपर क्या हो रहा है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े जहाज पर कब्जा कर ईरान और उसके दोस्तों को संदेश दिया है कि ईरान का सपोर्ट नेटवर्क दुनिया में कहीं भी हो, अमेरिका की पहुंच से दूर नहीं है। यह स्थिति है इस जहाज को कब्जा करने के बाद। आइए अब आपको बताऊं, बड़ी बात है कि अमेरिका ने इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा नहीं किया है, ईरान के आसपास कब्जा नहीं किया है, बल्कि उससे हजारों किलोमीटर दूर। अब आप देख रहे हैं इंडोनेशिया से निकला था, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हिंद महासागर के आसपास था, श्रीलंका के आसपास था यह जहाज जिस पर हमला हुआ, और हमले के बाद अमेरिका ने इस पर कब्जा कर लिया है। यानी समंदर में कहीं भी कुछ भी किसी भी जगह हो, ईरान का जहाज अमेरिका के वो टारगेट पर है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा।
بس اگر بخواد دوباره ادامه अगर युद्ध फिर से शुरू हुआ तो ये विश्व युद्ध में बदल सकता है। उनका मानना है कि ईरान के पास मिसाइलें खत्म हो जाएंगी और ईरान अब उनका उत्पादन नहीं कर सकता। लेकिन आप गाजा को नहीं रोक पाए। गाजा का क्षेत्रफल मात्र 360 वर्ग किलोमीटर है। ईरान का क्षेत्रफल 17,80,000 वर्ग किलोमीटर है। अब आप इस देश पर नियंत्रण करना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर वो फिर से युद्ध शुरू करते हैं तो हम मिसाइलें दागेंगे जिन पर अप्रैल और मई 2026 के सीरियल नंबर और तारीखें होंगी। 80,000 किलोमीटर मुरब्बे। अब देखिए जरा, इसीलिए टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका किसी भी जहाज पर कब्जा कर रहा है। हॉर्मूज में जो जहाज हैं वो डरे हुए, सहमे हुए उसके नाविक। ये तस्वीर आज की आप देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तस्वीर है। देखिए समंदर में दूर दूर तक आपको जहाज नजर आएंगे। ईरान कह रहा है हम इन्हें सुरक्षा देते थे, तब तक ये सुरक्षित थे, लेकिन आज इन पर हमले हो रहे हैं, इन पर कब्जे हो रहे हैं। और जिस तरह से कब्जे हो रहे हैं, हालात की नजाकत को समझते हुए भारत ने अपने युद्धपोत उतार दिए। आधे दर्जन युद्धपोत समंदर में उतार दिए गए हैं भारतीय शिप की सुरक्षा और रक्षा के लिए। अब जो हालात हैं, ऐसे हालात में भारत ने तैयारी की है। हॉर्मूज के पास भारतीय जहाज पर गोलीबारी से भारत एक्शन में। भारत ने अरब सागर में अपने 7 खास युद्धपोत उतार दिए और इन युद्धपोतों में एडवांस रडार और नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। मतलब हॉर्मूज के आसपास की हर हरकत पर नजर रख सकेंगे। ये जहाज जंग में फंसे भारत के तेल टैंकरों के लिए ढाल बनेंगे। यानी ये तय माना जा रहा है और ये तय करेंगे कि समंदर में किसी भारतीय जहाज पर हमला ना हो। समंदर में उतरते ही इन युद्धपोतों ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी है बाकी जहाज जो समंदर में है, और कह दिया है कि हमारी बिना मंजूरी के, यानी युद्धपोत से जब मंजूरी मिले उसके बाद ही कोई जहाज, कोई ऑयल और गैस वेसल हॉर्मूज पार करेगा। हम हर जहाज को पूरी सुरक्षा के साथ हॉर्मूज से बाहर निकालेंगे। दरअसल यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों से भारत आ रहे 26 जहाज फंसे थे, जिनमें से 11 जहाज सुरक्षित लौट आए। एक जहाज गरिमा कल आने वाला है, लेकिन 14 जहाज अब भी हॉर्मूज के समंदर में फंसे हुए हैं। और पिछले दिनों 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग के बाद ये जहाज रुके हुए हैं। भारत ने जहाजों पर फायरिंग को लेकर ईरानी राजदूत को तलब किया था और ईरान के अधिकारियों को भी इस तरह के हमलों से दूर रहने को कहा था। अब भारत ने चेतावनी दी है। बचाव के लिए अपने युद्धपोत पर भी भारत ने उतार दिए हैं, और 1-2 नहीं, 7 युद्धपोत उतारे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विक्रम मिश्र। व्यापारी नाविकों पर हुए हमलों से हम बेहद विचलित हैं। हमने ये बात भी बहुत साफ तौर पर कही है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सभी तरह के जहाजों के बिना किसी रुकावट के गुजरने के लिए स्वतंत्र और खुले रहने चाहिए, चाहे वह ऊर्जा से जुड़ा व्यापार हो या किसी अन्य तरह का वाणिज्य। और यही वजह है कि जैसा कि आपने कल भारतीय जहाजों पर हुए हमले की घटना के संदर्भ में जिक्र किया, हम उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और हमने ईरानी अधिकारियों तक इस घटना पर अपनी गहरी चिंता पहुंचाई। हमने उनसे ये सुनिश्चित करने को कहा कि नाविकों की सुरक्षा का सम्मान किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से बिना किसी रुकावट के गुजरने के सिद्धांत का पालन हो, ठीक वैसे ही जैसा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मामले में होना चाहिए। न सिर्फ जहाज की सुरक्षा की का सवाल है, बल्कि उसके ऊपर जो ज्वलनशील पदार्थ है, तेल या गैस, उसकी सुरक्षा का भी सवाल है। उस पर मल्लाह भी हैं और जो कार्गो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इवन आधा आयात जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से होता है, और अगर उस पर कभी रोक लगाई जाती है ईरान द्वारा, कभी उसे खोला जाता है, कभी कहा जाता है कि भारत उन 5 देशों में है जिनके कि जहाज़ आ जा सकते हैं, कभी उन पर गोली चलाई जाती है, तो ये सब चीज़ें एक असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं। तो सच में समंदर में दहशत होगी कि नहीं पता था अब तक कौन सी मिसाइल कहां से आएगी, कौन सा ड्रोन कहां से आएगा। वो रुका है तो जहाजों पर कब्जे होने लगे, इसलिए भारत ने अपने युद्धपोत तैनात किए। इससे पहले अमेरिका ने भी एक जहाज पर कब्जा किया है। ये कल की तस्वीरें अमेरिका ने जारी की कि कैसे उन्होंने ईरान के एक जहाज को कब्जाया।
अब देखिए जरा, बड़ी बात यह है, अमेरिका ने जहाज तो कब्जा लिया, कार्गो शिप था जिस पे कंटेनर जाता है, सामान जाता है, लेकिन खोला तो अमेरिका का दावा है खजाना मिल गया। अमेरिका ने जिस ईरानी जहाज पर कल कब्जा किया था, ईरान जा रहे उस जहाज का चीनी हथियार कनेक्शन सामने आया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका को इस जहाज पर पहले से शक था, उसे जहाज में आपत्तिजनक सामग्री ले जाने की जानकारी मिली। खबर मिली कि इस कंटेनर में तबाही का सामान ले जा रहे थे। अंदर जो रखा था, शिप के अंदर जो कंटेनर्स थे, अमेरिका मानता है कि यह जहाज डुअल यूज के सामान ले जा रहे थे। डुअल यूज क्या होता है? इसका मतलब है ऐसी तकनीक और ऐसा सामान जिनका इस्तेमाल आम लोग और सैन्य गतिविधियों दोनों में हो सकता है। जैसे केमिकल उद्योगों में भी काम आते हैं और मिसाइल में भी काम आते हैं। मशीन और उनके पार्ट फैक्ट्रियों के साथ हथियार बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ड्रोन और उसके पार्ट्स जंग वाले ड्रोन भी बन सकते हैं और आम जरूरत के भी बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो सैन्य और सिविल दोनों कम्युनिकेशन के काम आते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक चीन से ईरान को सैन्य सामग्री भेजने का शक है। यह ईरानी जहाज टॉस्का लगातार चीन के बंदरगाहों पर आता जाता था। ट्रंप की पार्टी की बड़ी नेता निकी हेली ने भी चीन कनेक्शन की बात कही है। निकी हेली ने कहा है कोई शक नहीं कि यह जहाज चीन से ईरान जा रहा था और इसमें मिसाइल बनाने के लिए केमिकल सामान ले जाया जा रहा था। यह दिखाता है कि चीन कैसे ईरान की सरकार और सेना को सहारा दे रहा है। जंग के बीच यह ऐसी हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए चेतावनी के बाद भी जहाज नहीं रुका तो उस पर कब्जा कर लिया गया है। यह है सच। उसके बाद सुनिए जरा, अब ईरान के विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है। همین ساعات اخیر شاهد तेहरान ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वह अमेरिका के साथ किसी नई दौर की बातचीत में हिस्सा लेगा या नहीं। हम ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के मामले में अमेरिका के पक्ष के किसी डेडलाइन या अल्टीमेटम को स्वीकार नहीं करेंगे। यह युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया था। पिछले साल जून में और इस साल भी ईरान ने 2 बार अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए कार्रवाई की। जब तक राष्ट्रीय हित इसकी मांग करेंगे, हम अपने देश की रक्षा करते रहेंगे। هر زمان که कल मैंने आपको बताया था ये जो जहाज जिस पर अमेरिका ने कब्जा किया है, ये चीन से आ रहा था। चीन को पता चला उसके देश से जा रहे जहाज पर कब्जा हुआ है तो चीन भी आग बबूला है। चीन भी गुस्से में है कि आखिर कैसे अमेरिका का जो मन हो रहा है, जो मर्जी हो रही है वो कर रहा है। इसलिए चीन ने इस पर नाराजगी जताई है कि अमेरिका की जो हरकत हॉर्मूज में हो रही है। चीन अमेरिका ने चीन से आ रहे जिस जहाज पर कब्जा किया और जिसे ईरान ने अमेरिका की समुद्री डकैती बताया, उस जहाज पर हमले से चीन अमेरिका से नाराज है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर कड़ा एतराज जताया है और इसे अमेरिका की गलत और खतरनाक कार्रवाई बताया है। कहा है मिडिल ईस्ट में जंग से पहले ही हालात बहुत खराब हैं। अब इस तरह के कदम हॉर्मूज रूट को आग में झोंक सकते हैं। इसलिए दोनों पक्ष समझौते का सम्मान करें और जिम्मेदारी से काम करें। विदेश मंत्रालय के बाद पहली बार जंग पर चीनी राष्ट्रपति भी बोले हैं। शी जिनपिंग ने पहली बार हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने की अपील की। जिनपिंग ने कहा, ईरान अमेरिका जंग के बीच सऊदी अरब से मैंने बात की है। खबर है कि जिनपिंग ने बिन सलमान से फोन पर लंबी बात की। दोनों में हॉर्मूज रूट खोलने और जंग रोकने के बारे में बात हुई है। हॉर्मूज रूट से ही चीन अपनी जरूरत का 40% तेल आयात करता है, लेकिन हॉर्मूज रूट बंद होने से उस पर गहरा असर पड़ सकता है। वैसे चीन के पास अभी महीनों का तेल और गैस भंडार मौजूद है, लेकिन जंग बढ़ी तो उस पर भी खतरा और दबाव बढ़ेगा। ऊपर से अगले महीने जिनपिंग और ट्रंप की बातचीत होने वाली है। इसलिए चीन अमेरिका से भी सीधे रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है। इसलिए ट्रंप या अमेरिका के खिलाफ सावधानी से कदम उठा रहा है चीन। सुनिए जरा, ये जो हालात है, जो तनाव बढ़ रहा है, जो सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं, अमेरिका और यूरोप, अमेरिका और चीन और अमेरिका और रशिया में भी है। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। और एनालिसिस देती है आपको जो आपकी अपनी है, CIA के थ्रू या अदरवाइज, उसके ऊपर विश्वास रखिए। दे आर प्रैक्टिकल पीपल। उन्होंने आपको बूट्स ऑन ग्राउंड के बजाय ये जो सो कॉल्ड ब्लॉकेड का आइडिया दिया है, लेट मी टेल यू, इट्स अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ सेविंग योर फेस। आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों ही साइड्स का जिम्मेदारी बनती है कि आपकी ये लड़ाई आप मेरे ऊपर और मेरी दुनिया के ऊपर उसका इफेक्ट ला कर दे रहे हो। लड़ाई अगर आपकी है, आपको एडजस्टमेंट करनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। नैरेटिव बेचने से कुछ नहीं होगा। आपकी लड़ाई का खमियाजा और उसकी कीमत मैं चुकाऊंगा, मेरी दुनिया चुकाएगी। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ बोले चले जा रहे हैं।
इसलिए सवाल यह है, और पहले भी यह सवाल उठ रहा था जब ईरान अटैक कर रहा था, चाहे वो अमेरिका पर अटैक कर रहा हो या ईरान अटैक कर रहा था इजराइल पर, बताया गया और दावा किया गया कि ये सारी लोकेशन और खास लोकेशन की जानकारी ईरान को चीन और रूस के जरिए मिल रही थी। अमेरिकी ठिकाने जो खास तौर से मिडिल ईस्ट में है, उनकी जानकारी चीन और रूस मुहैया करा रहे थे। इसी तरह यूएई ने भी ईरान से जुड़े लोगों को पकड़ा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, उन सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया है। 27 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो बताया जा रहा है जिनका ताल्लुक ईरान से है और ईरान के टेरर में शामिल रहे। ये 27 लोग आप देख रहे हैं, इनके पास से पैसा बरामद हुआ। तो देखिए जरा दुनिया के दूसरे मुल्क कैसे ईरान की मदद कर रहे थे। अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए दावा किया गया है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने कहा है कि चीन ईरान की मदद कर रहा है। चीन ने ईरान को मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला केमिकल भेजा है। पहले खबर आई थी कि ईरान चीन का सैटेलाइट सिस्टम यूज कर रहा है। चीन के पास अपना एडवांस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सटीक रास्ता दिखाकर हथियारों को टारगेट तक पहुंचने में मदद करता है। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मिडिल ईस्ट में इसका इस्तेमाल किया है। यह भी दावा किया जाता है कि चीन के साथ रूस भी ईरान की मदद कर रहा था। रूस की भूमिका ईरान के एक रणनीतिक सहयोगी की तरह सामने आई है। खुफिया जानकारी दे रहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन कर रहा था। इससे ईरान को रणनीति बनाने और जवाबी कार्रवाई में मदद मिली। इसके अलावा रूस ईरान को ड्रोन और जरूरी सैन्य सामान भेज रहा था। सोमवार को रूस ने मॉस्को में 40 इजरायली नागरिकों को हिरासत में लिया है। उन्हें खाना नहीं दिया गया, बाथरूम भी नहीं जाने दिया गया, कड़ी पूछताछ हुई है। रूस ने इन सब पर ईरान युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। शांति का अवसर खुल गया है, इसलिए युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जानी चाहिए। चीन संबंधित पक्षों का समर्थन करता है। वो युद्ध विराम और वार्ता बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रस्ताव को पेश करता है। चाइना स्थायी शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए एक रचनात्मक भूमिका निभाएगा। अब सवाल ये, इस बीच बड़ी खबर ये है कि इधर हॉर्मूज पर जहाज पर कब्जा हो रहा है, लेकिन क्या ट्रंप पाकिस्तान जाने वाले हैं बातचीत के लिए? ट्रंप की एक तस्वीर सामने आई, आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं। अगर डील पक्की हो गई तो ट्रंप लैंड कर सकते हैं इस्लामाबाद में। तो क्या जंग रुकवाने ट्रंप जाएंगे पाक? युद्ध विराम से पहले ईरानी जहाज पर हमला कर ट्रंप ने चौंकाया। अब ट्रंप दुनिया को हैरान करने वाला एक और फैसला ले सकते हैं। खबर है कि ईरान से शांति वार्ता में अब ट्रंप शामिल हो सकते हैं। ईरान से जंग खत्म करने की डील करने वो पाकिस्तान जा सकते हैं। दूसरे राउंड की वार्ता से पहले रॉयटर्स ने पाक सूत्रों के हवाले से दावा किया है, जिसमें कहा गया कि ईरान अमेरिका में बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है और अगर इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान बातचीत में सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो डील फाइनल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो सकती है। ट्रंप दो तरीके से शामिल हो सकते हैं। पहला, सीधे पाकिस्तान जाकर। ट्रंप कह भी चुके हैं ईरान अधिकारियों से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मिलना चाहते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं मिल सकता हूं। तो क्या ट्रंप ने जो कहा है उसे पूरा करने वो पाकिस्तान जाएंगे? दूसरा तरीका है जेडी वेंस और अमेरिकी प्रतिनिधि पाक में रहे और ट्रंप ऑनलाइन जुड़ जाएं। वैसे भी अगर आपको याद हो, उपराष्ट्रपति शांति वार्ता की जानकारी तुरंत ट्रंप को दे रहे थे। उस वक्त भी पहले राउंड की शांति वार्ता में भी वेंस ने ट्रंप को 20 से ज्यादा बार कॉल किया था। तब ट्रंप एक फाइट देखने स्टेडियम में थे और रूबियो के फोन पर मैसेज देख रहे थे जेडी वेंस के। लेकिन इस बार खबर है कि ईरान अमेरिका शांति वार्ता में ट्रंप सीधे जुड़ने वाले और दावा है कि मुनीर ने भी ट्रंप से गुहार लगाई है कि वो पाकिस्तान आए और ईरान के साथ जारी जंग को रोकने के लिए बातचीत की टेबल संभाले। ट्रंप इसका श्रेय लेना चाहेंगे। अगर आपको याद हो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सबसे पहला ट्वीट ट्रंप ने किया था। तो फिर अगर यहां शांति होती है तो ट्रंप ये क्रेडिट क्यों नहीं लेना चाहेंगे? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं कमांडर।
अमेरिकियों को फारस की खाड़ी में स्थित अपने ठिकानों से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने क्षेत्र के देशों को सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन आखिर में वे अपनी ही सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सके और उन्हें भागना पड़ा। अमेरिका की प्रतिष्ठा टूट चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीस थ्रू स्ट्रेंथ के अप्रोच के साथ कार्य करते हैं और वो वर्तमान समय में ईरान की इस्लामिक रिजीम के ऊपर लगातार दबाव बनाने के लिए वो अनेक तरीके की चेतावनियां, अनेक तरीके की धमकियां भी दे रहे हैं। साथ ही साथ वो इस बात को भी कह रहे हैं कि ईरान को एक डील के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की फिलॉसफी के तहत काम करने का उनका जो अप्रोच है, उसके कारण से वो हमेशा से अपने एडवर्सरीज के ऊपर दबाव बनाने के लिए अनेक तरीके की धमकियां देते हैं, अनेक तरीके की चेतावनियां देते हैं। तो ईरानी सांसद और एक्सपर्ट को आपने सुना। क्या ट्रंप पाक जाएंगे बड़ी बात है, उससे बड़ी बात यह है कि वाकई शांति वार्ता भी होगी क्या। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक कोई पहुंचा ही नहीं है। पाकिस्तान ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शहबाज शरीफ मीटिंग ले रहे हैं, गृह मंत्री मीटिंग ले रहे हैं, बैठक पर बैठक हो रही है। ना अमेरिका पहुंचा है, ना ईरान पहुंचा है वहां। शहबाज शरीफ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा तैयारियों की भी बैठक ले रहे हैं और शहबाज को लग रहा है कि इस बार तो बात बन जाएगी, लेकिन बात तब बनेगी जब वो पहुंचेंगे। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अब देखिए, तैयारी जोरदार है और मेहमान का इंतजार है। पाकिस्तान में बातचीत की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही है। इस्लामाबाद में फ्लैग मार्च हो रहा है, आम लोगों की आवाजाही बंद है। अमेरिका ईरान की वार्ता पर सस्पेंस है, मतलब तय नहीं है कि बात होगी, लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया में प्रचार कर रहा है कि वो युद्ध रुकवा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर पाकिस्तान की जनता तक में मजाक भी उड़ रहा है। लोग कह रहे हैं बारात का पता नहीं, लेकिन इस्लामाबाद में मंडप तैयार है। लेकिन पाकिस्तान को चिंता सिर्फ अमेरिकी और ईरानी मेहमानों की है। खबर है कि 4 अमेरिकी सैन्य विमान रावलपिंडी के नूर खान बेस पहुंचे हैं। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद के बेहद करीब है और अमेरिकी सैन्य विमानों में C-17 ग्लोबमास्टर जैसे प्लेन शामिल है। यह विमान JD Vance की गाड़ी और दूसरे सुरक्षा उपकरण लेकर पहुंचा है। साथ ही अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के 22 अफसर भी पाकिस्तान में। रावलपिंडी में 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के रेड जोन की सड़कों को बंद कर दिया गया है। कुछ ये हाल है, इस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है पाकिस्तान में। इस्लामाबाद के कई इलाकों में पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है और इस्लामाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर रूट चेंज की एडवाइजरी दी। इस्लामाबाद के सेरेना और मैरियट जैसे होटलों को खाली करवा लिया गया है। साथ ही शहर के दूसरे बड़े होटलों में भी नई बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल पाक के विदेश मंत्री इशाक डार लगातार ईरानी विदेश मंत्री के संपर्क में है। वो ईरानी दूतावास के जरिए भी संदेश भिजवा रहे हैं कि ईरानी प्रतिनिधि आए। अब बातचीत होगी तो ही सीज फायर होगा, क्योंकि डेडलाइन करीब है और कल रात 12 बजे के बाद सीज फायर खत्म हो जाएगा। उससे पहले पाकिस्तान कह रहा सीज फायर बढ़ा दो, लेकिन एक सीज फायर लेबनान और इजराइल के बीच हुआ है। उससे पहले देखिए जरा, इजराइल में मेमोरियल डे पर आज मौन रखा गया, श्रद्धांजलि दी गई शहीद जवानों को। एक तरफ श्रद्धांजलि दी गई, दूसरी तरफ गोले दाग दिए गए। सीज फायर के बाद खबर यह है, दावा किया गया कि लेबनान पर इजराइल ने एक्शन लिया है। ये आप इजरायली टैंक देख रहे हैं जो अंदर दाखिल हो रहा है। और ये हाथ लेबनान का है, ये देखिए
दक्षिणी लेबनान का हिस्सा है, चारों तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है, तबाही का ही मंजर है। और कैसे कैसे लेबनान पर फिर से इजराइल अटैक कर रहा है। सवाल ये, सीज फायर के बाद क्यों? सीज फायर के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर फिर हमला किया है और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लोगों को नई वार्निंग दी है। इसमें लोगों से कहा है वो तय सीमा में दक्षिण की ओर ना आए, क्योंकि वहां इजराइल का कब्जा है। इजरायली सेना ने एक नक्शा जारी कर कई गांवों को चिन्हित किया है। उन गांवों और आसपास के इलाकों में जाने या लौटने पर रोक लगा दी है। इस बीच कतर ने दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हमलों की निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि लेबनान की संप्रभुता का समर्थन करते हैं और इजराइल की ओर से किए जा रहे सभी उल्लंघनों का विरोध करते हैं। कतर ने इजराइल से युद्ध विराम जारी रखने और बातचीत की अपील की है। इजराइल लेबनान के बीच बातचीत का दूसरा दौर 23 अप्रैल को तय है। 16 अप्रैल को दोनों देशों में 10 दिनों के सीज फायर पर सहमति बनी थी। अब देखिए, इस बीच रशिया यानी रूस कैसे लेबनान को मदद भेज रहा है। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद यह तस्वीर आप देख रहे हैं, रूस ने मदद भेजी है। लेबनान में हजारों लोगों की जानें गई हैं जंग में। लेबनान के हालात क्या है? हमारे सहयोगी गजाली लेबनान में है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मंसूरिया नाम के गांव कह लें या शहर में खड़े हैं जो इजराइल लेबनान के सीमा के बिल्कुल पास में है। ये वो इलाका भी है जो येलो लाइन बफर जोन में आता है, यानी लेबनान के अंदर वो इलाका जिसको इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है। और मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे मेरे पीछे ये जो तबाही का आलम है। यहाँ पर एक मस्जिद होती थी जिस पर इजराइल ने हमला किया है, उसके बगल में कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान पर भी हमला हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची है। ख़ास करके इस पूरे गांव में करीब हज़ारों लोग रहते थे जो जंग की शुरुआत से ही यहाँ से बाहर जा चुके हैं या इस इलाके को छोड़कर साउथ लेबनान यानी दक्षिणी लेबनान के मंसूरिया इलाके से छोड़कर उत्तरी इलाके में जा चुके हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप इस तरफ देखें, मेरी दाईं तरफ जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं सामने, और इन पहाड़ों पे जो घर हैं, अगर आप देखें इन घरों पे भी इजराइल का कब्ज़ा है। यही वो येलो जोन है जो इजराइल ने इस जंग के युद्ध विराम के बाद बनाया है। सीज फायर के बाद ये येलो जोन का मतलब है कि इन्हीं इलाकों में इजराइल फोर्सेस परमानेंटली आकर बैठ गई है। और इतनी तबाही, इतने बम, इतने गोले, इतने बारूद के बाद लोग तंग आ गए। अमेरिका में लोग गुस्से में हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमेरिका में पूर्व जवान वेटरन्स ट्रंप के खिलाफ उतर आए हैं, वॉर के खिलाफ उतर आए हैं, कह रहे हैं हम वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सच ये है, इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ भी नाराजगी है, लेकिन अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नाराजगी ज्यादा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ट्रंप के लिए यह जंग नहीं थी। अमेरिका इस जंग में कूदा है और इजराइल ने अमेरिका को इस जंग में खींचा है। क्या कह रहे हैं लोग? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति का विरोध बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध से वैश्विक शांति पर असर पड़ने की दलील दी। अमेरिका के पूर्व सैनिक वॉशिंगटन में कैनन हाउस के बाहर जुटे थे। कैनन हाउस अमेरिकी संसद के सदस्यों का कार्यालय भवन है और यहां प्रदर्शन का मतलब होता है सीधे सांसदों तक संदेश पहुंचाना। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से घट रही है। 30 मार्च से 13 अप्रैल के सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 37% रह गई है, 37%। 63% अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के प्रदर्शन से नाखुश हैं, 63% लोग, जबकि 50% अमेरिकियों ने ट्रंप के कामकाज पर कड़ा असंतोष जताया। दिलचस्प यह है कि 67% अमेरिकी ईरान के साथ जंग का विरोध कर रहे हैं,
साथ ही ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग भी बढ़ रही है। डेमोक्रेट सांसद कह रहे हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति रहने लायक नहीं है। यह है हालात।